बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अंदर जो है वो मेनली राइट हैंड रूल और फोर्सेस वगैरह कौन कौन से रूल्स हैं, लेफ्ट हैंड रूल और जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट हुआ वो सब बताया जाएगा। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सेकेंड रिक्वेस्ट इज़ वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा ताकि जो है वो कॉन्सेप्ट आप तक ईजिली डिलीवर हो जाए, और एंड पे आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके पास सेव रहे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले है यहाँ पर राइट हैंड रूल। राइट हैंड मीन अपना राइट हैंड ले लें, जब भी आपने कोई भी रूल करना हो उसे साथ ही अपने हैंड पे अप्लाई करें ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड है। कर्लिंग फिंगर्स यानी कि यहाँ डायग्राम भी मैंने दिखाई है। यहाँ जो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो मैं कर्व करूँगी तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन जो होगी करंट की वो इरेक्टेड थंब, चाहे ऊपर को है चाहे नीचे को है। तो यहाँ पे जो फील्ड होगा वो नॉर्थ टू साउथ होगा। रिवर्स करंट के लिए अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, तो करंट के लिए फिर साउथ टू नॉर्थ यहाँ पर डायरेक्शन दिखाएगी। ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट। अगर इस तरह से लगा हो तो आपने समझना है आउट ऑफ द पेज। देखिए जीरो नजर आ रहा है आपको, जीरो यानी ये डॉट, डॉट यानी ओ से आउट ऑफ पेज टूवर्ड्स ऑब्जर्वर यानी कि मेरी तरफ। और अगर क्रॉस लगा हो तो इनटू पेज यानी कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई कहे इस तरह से मैंने रोड पकड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये डायरेक्शन है, अगर मैं क्लॉक यहाँ रख लूँ तो ये क्लॉक के अगेंस्ट 12, 11 और इस तरह से अगेंस्ट है, ये है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है और मैं यही कहूँ कि अगर कोई ऑब्जर्वर नीचे से देख रहा है तो उसके लिए जो है ये नीचे की डायरेक्शन जो होगी उसके लिए वो चेंज हो जाएगी। यानी कि जो डायरेक्शन ऊपर इस तरह से है, नीचे वही डायरेक्शन जो अगर नीचे वाला ऑब्जर्वर देखता है तो वो उसके लिए जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। अगर कोई कहे कि व्यू फ्रॉम अबव तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, इस तरह से। और अगर वही चीज़ जो है वो नीचे से कोई कहे कि देखने को लिए तो वो नीचे वाले बंदे के लिए जो नीचे से देख रहा है उसके लिए वो क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। उसके लिए क्योंकि थंब जा रहा है अवे, उसके अवे जा रहा है थंब, और जो ऊपर से देख रहा है उसकी तरफ है थंब। तो इसीलिए इस तरह से आपने याद रखना है। अगर कोई भी आपको डायरेक्शन दी हो, आपको समझ आ रहा है कि लेफ्ट से डायरेक्शन ये बन रही है और रिटर्न हो के राइट से बताना है, तब भी आपने डायरेक्शन रिवर्स कर देनी है। और अगर अबव की डायरेक्शन आपको पता है और वो बिलो की पूछ रहा है तो प्लीज मत भूलिएगा उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना। और एक जो बहुत गलती करते हैं बच्चे, अगर लिखा हो ना कि मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से ड्रा करते हैं, उनको लगता है नीचे साउथ है तो इसी तरफ जो है वो उसकी डायरेक्शन कर देते हैं। गलत। जब भी कभी इस तरह से लिखा हो तो डायरेक्शन साउथ में नहीं होती, वो डायरेक्शन हमेशा होती है इनटू द पेज, इस तरह से डाउनवर्ड। और अक्सर इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करके किसी एक पॉइंट पर पूछ ली जाती है आपसे डायरेक्शन। तो इस पॉइंट में आपने क्या करना है, आपने उसके टेंजेंट ड्रा करने हैं। अगर ए पॉइंट में पूछता है उसका टेंजेंट इस तरफ ईस्ट, अगर वो डी पॉइंट पे पूछता है तो नॉर्थ, सी पॉइंट पे पूछता है तो जो है वो वेस्ट, बी पे पूछेगा तो साउथ। कोई भी टेंजेंट पे आपके किसी पॉइंट पे पूछ ले तो आपने उसका टेंजेंट ड्रा करके उसकी डायरेक्शन बता देनी है। और ये मिड वाला क्या है, आउट ऑफ द पेज, यानी करंट ये है और ये कर्लिंग फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड। किसी एक पॉइंट पे पूछ ले तो टेंजेंट ड्रा कर लीजिएगा। फोर्स ऑन अ रोड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये तीनों एक ही चीज है। कभी भी इन तीनों का नाम लिखा तो आपने फोन से समझ जाना है कि बी फाइंड करना है। F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। यहाँ पर एक तो सूडो वेक्टर है, यानी कि दर हकीकत ये वेक्टर नहीं है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी है जिसकी वजह से ये सूडो वेक्टर है। दूसरी बात, अक्सर क्वेश्चंस के अंदर इस तरह से होता है कि लेंथ दे देते हैं ज़्यादा और बताते हैं कि इतनी जो है वो आती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये लेंथ जो होती है हमेशा इनसाइड फील्ड होती है। अगर इस तरह का कोई रोला हो तो आपने वो टोटल लेंथ और जो आउटसाइड वाली माइनस करके अंदर वाली ही लेंथ यूज करनी है जो कि फील्ड के अंदर है। आई एल बी साइन थीटा, और ये थीटा किस किस के दरमियान है, एल और बी के। इसके यूनिट क्या है, टेस्ला है, और बाकी यूनिट आप यहाँ से न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर यहाँ से भी ड्राइव कर सकते हैं। और इसका एक यूनिट फ्लक्स से आता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि फ्लक्स ओवर एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, उसका जो है वो फॉर्मूला तो सबको ही आता होगा, बी ए कोस थीटा। और ये जो कोस थीटा होता है ना, यहाँ ये एंगल होता है बिटवीन वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये पैरेलल हो यानी कि जीरो हो जाए तभी मैक्सिमम होगा। यानी कि अगर ये एक बॉडी है, ये है उसका वेक्टर एरिया, एरिया हमेशा ओरिजिन से बनता है, इस तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर, यहाँ हो गया जीरो, ठीक है।
अगर वहाँ प्लेन या सरफेस एरिया लिखा हो तो मुझे पता है आप पहले वेक्टर एरिया को देखोगे, फिर देखोगे उसका जो है वो ऑपोजिट बनता है प्लेन और सरफेस एरिया। और यहाँ मुझे पता है आप 3 से 4 मिनट लगाएंगे इसको इसकी कन्वर्जन में, यानी कि पहले प्लेन एरिया बनाए, अगर वो पैरेलल है तो उसका वेक्टर एरिया बना के आप कहें ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो हो जाएगा वेस्ट। हमने वहाँ पर यूनिट टेस्ट में टाइम ही तो बचाना है, की पॉइंट से तो अपने जहन में रखने हैं, वही तो काम आने हैं। कॉन्सेप्ट तो फिर वो कॉन्सेप्ट लेना भी अच्छी बात है, आपको कॉन्सेप्ट हो कि ये एक प्लेन सरफेस एरिया है, यहाँ से वेक्टर निकल रहा है, ये उसका उसके लिए कोस थीटा होगा। अगर कहीं प्लेन या सरफेस एरिया का वर्ड लिखा हो आपने कोस को हमेशा चेंज कर देना है साइन में। ये बात मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर भी बताई है। और ये मिनिमम कब होगा, जब पैरेलल यानी कि साइन 0, तो तब ये मिनिमम होगा। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू किस तरह से याद करनी है इसके लिए भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, कि वहां से आपने देख लेना कि इजीली कैलकुलेटर के बगैर आपने किस तरह से याद करना है। यूनिट ऑफ फ्लक्स, एक तो यहाँ से इसका मेन यूनिट आ गया वेबर, दूसरा टेस्ला और 7 मीटर स्क्वायर। तीसरा इसका यूनिट वो ये, अगर हम टेस्ला को खोल दें न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, तो इस तरह से अगर हम उसको यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ये किस तरह से फाइंड करते हैं, ये यहाँ पर दी हुई है वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्जेस और टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, करंट। ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, आर एन ए आल फिर क्यू एन ए आल, ये इसको याद करने का तरीका आल नाल किनाल। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि डेरिवेशन जो है वो एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो लेकिन ये एफएससी लेवल पे इंपॉर्टेंट है, आल नाल किनाल। उसके बाद करंट के अंदर पुट करके नकवी, फर्दर फोर्स के अंदर पुट करने से हमारे पास आ जाएगा क्यू वी बी। और यहाँ पर क्यू वी बी साइन थीटा, ये जो थीटा है ये वी और बी के दरमियान है। इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के लिए कोई फोर्स नहीं होगी। और ये फोर्सेस हमने किस तरह से देखनी है, हो सकता है आपको कोई फील्ड दिया हो, बताया हो कि अब बताएं यहाँ से क्या होगा, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ उन्होंने वेलोसिटी की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल दे दी है और आपसे पूछ लिया फोर्स क्या होगी। आपको हमेशा पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, वो मैं लिख चुकी हूँ। आपने वहाँ पर देखना है नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है, अपनी फिंगर्स को नॉर्थ टू साउथ रख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये मैं अब समझाने लगी हूँ पाम रूल। नॉर्थ टू साउथ रख लिया, इस तरफ यहाँ करंट, ये जो मैं अंगूठा हिला रही हूँ यहाँ करंट, यहाँ इस तरफ लेंथ, यहाँ इस तरफ वेलोसिटी, और इसके नॉर्मल बिल्कुल इस तरह से। ये क्या होगा, ये होगी फोर्स नॉर्मल टू पाम, और ये होगी प्रोटॉन के लिए, इसकी बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल ऑपोजिट टू पाम और प्रोटॉन के लिए नॉर्मल टू पाम। लेकिन हम फ्लेमिंग का रूल यूज कर सकते हैं इसके लिए। अगर हम देखें, ये देखिए फ्लेमिंग का रूल, फॉर एग्जाम्पल ये है बी, ये कह रहा है ये है बी, ये है आई और ये है एफ। देखिए हम इसको इसके मुताबिक भी कर सकते हैं। अगर मैं बी को रख दूं उसकी डायरेक्शन में, ठीक है, आई इस तरफ ही जिस तरह पाम रूल था, देखें बी, ये दोनों बी हैं, बी को शो कर रहे हैं, ये दोनों आई को शो कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरह इसका नॉर्मल और यहाँ ये थंब, ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस तरह से आप फ्लेमिंग रूल भी समझ सकते हैं, पाम रूल भी। लेकिन मैं ये कहूँगी ज़्यादातर आप पाम रूल को अप्लाई करें। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बी और आई को लेके कि क्या होगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आएगा ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सेम आई एल बी, ये भी सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और फोर्स इनके साथ परपेंडिकुलर होगी। 1 टेस्ला 10⁴ गज, ठीक है, बड़ा यूनिट, बड़ी वैल्यू छोटा यूनिट, बड़ी वैल्यू छोटा यूनिट, बड़ी वैल्यू छोटा यूनिट। अगर हमने जो है वो जाउल के अंदर दिया उसको अर्ज में कन्वर्ट करना है तो ये 10⁻⁻7 जाउल हो जाएगा। ये याद करने का तरीका है। उसके अलावा ये मैं लास्ट वीडियो के अंदर भी बता चुकी हूँ, लास्ट चैप्टर की वीडियोस के अंदर, कि हमेशा कन्वेंशनल और इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो करना है। आपने कभी भी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो करता है उसको फॉलो नहीं करना। कभी भी आपके पास करंट आ जाए, आपने ये देखिए करंट की वजह से देखिए डायरेक्शन बदल जाएगी। अगर मैं कहूँ इस तरफ जो है वो एक करंट बह रहा है, ठीक है, वो कौन सा करंट है, इलेक्ट्रॉनिक, आपने फौरन से उसको कट करना है, दूसरी तरफ करंट बहाना है, कन्वेंशनल या इलेक्ट्रिक, फॉलो आपने उसको करना है। उसके मुताबिक आपने अंगूठा रखना है, उसके मुताबिक आपने फिंगर रखनी है, उसके मुताबिक आपने बताना है कि जो फोर्स किस तरफ होगी। देखिए अगर आप उसी करंट को लेकर चलेंगे तो आपकी फोर्स बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। इस तरह से आपके जो है वो वैल्यूज गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे आ जाता है हाउ टू फाइंड मिडवे मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि दो करंट बह रहे हैं उनके दरमियान फील्ड किस तरह से फाइंड करना है, इंटरेक्टिंग फील्ड। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, याद रखना है कि यहाँ चार्जेस से उलट बात करनी है। सेम चार्जेस में हुई थी रिपल्शन, यहाँ सेम करंट में आपने करनी है अट्रैक्शन, और यहाँ पर फील्ड क्या होगा, सेम की वजह से वीक और बी हो सकता है 0। जब ये ऑपोजिट होंगे करंट तो आपने बिल्कुल ऑपोजिट बात करनी है किसके,
चार्जेस के, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट बट ऑपोजिट करंट रिपेल, ठीक है। और यहाँ पर इनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। यहाँ एक डायग्राम दिखाई गई है, ये है डॉट आउट ऑफ द पेज और इस तरफ ये है फील्ड। जो यहाँ पर आएगा इस तरफ वो होगा इंटरेक्टिंग, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग, और इस तरफ कैंसिल कर देगा और ये वीक। एरो हमेशा स्ट्रॉन्ग टू वीक लगाना है। जैसे यहाँ पर एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इस तरफ को, ये है इनटू द पेज क्रॉस है, इस तरफ को जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है, इस तरफ वीक है, इस तरफ वीक है। यहाँ पर दोनों का फील्ड एडअप हो जाएगा, यहाँ वैसे कोई इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ पर एरो फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक, और ये इस तरह से फैल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन देखूँ जिसमें दोनों जो है वो आउट ऑफ द पेज करंट के साथ हो, तो यहाँ पर इनका इफेक्ट हो जाएगा वीक, और ये दोनों यहाँ पर ऑपोजिट की वजह से हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड, और ये दोनों अट्रैक्ट करके आ जाएंगे मिडवे, तो यहाँ पर मिड में हो जाएगा ज़्यादा, तो ये हो जाएगा सुकड़। अगर तो इस तरह हो स्ट्रॉन्ग से वीक तो ये फैल रहा है, और अगर स्ट्रॉन्ग टू वीक जो है वो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रही है। क्यों अट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि ये ऑपोजिट फ्लो है, और यहाँ पर सेम फ्लो की वजह से जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और यहाँ पर अट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पर रिपल्शन, रिपल करने से दूर दूर और अट्रैक्ट करने से पास पास। और मिडवे का जो फार्मूला है वो मेनली ये वाला फार्मूला ज़्यादा यूज़ होता है। अगर यहाँ प्लस आ सकता है, यहाँ माइनस भी, अगर वी का तो यहाँ माइनस आ जाएगा। म्यू नॉट होगा 2 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू भी जो है वो नेक्स्ट पता चल जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। तो इस तरह से जो है वो आपके पास दोनों का मिडवे मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन, एक डायरेक्शन जो है वो आपका एक MCQ खराब कर सकती है। आपने ध्यान से हमेशा पाम रूल को अप्लाई करें, वो ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव रहता है, ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।